एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, इसका ये दूसरा है। अच्छा, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। चलिए सबसे पहले बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। जैसे दो कर्व हैं, कोई भी दो कर्व लेते हैं, एक कर्व ये ले लिया, इसको बोला फर्स्ट कर्व है, और एक कर्व आपका ये हो गया सेकंड कर्व। जरूरी नहीं कि सर्कल्स के बीच में एंगल देखें, कोई भी दो कर्व हो सकते हैं, उनके बीच में क्या फाइंड करना है, एंगल। तो इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एंगल होगा किस पॉइंट पर मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। जहां पर वो कर्व दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस जगह पर इन दोनों कर्व के बीच में एंगल मिलेगा। अच्छा, दो कर्व के बीच में कौन सा एंगल लेते हैं, एनीवन कोई बता सकता है, रेज योर हैंड। चलिए हाँ बताओ बेटा। टेंजेंट इंटरसेक्शन नहीं, एंगल बिटवीन टेंजेंट। बैठ जाओ बेटा। जैसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब इसमें तो ये जो फर्स्ट कर्व है, इस फर्स्ट कर्व पर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये टेंजेंट नंबर T1 हो गई, ठीक है। और ये जो सेकेंड कर्व है, इसके ऊपर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये टेंजेंट नंबर 2 हो गई। तो हम लोग बोलते हैं दो कर्व के बीच में एंगल का मतलब होता है दो टेंजेंट के बीच में दो, एक ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है और एक आपका कौन सा एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल। भाई स्ट्रेट लाइंस में दो तरीके के एंगल्स हो सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू कर्व किसके इक्वल होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करें, एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट। मींस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, उनके बीच का जो एंगल होगा वही उन कर्व के बीच में एंगल होगा। तो चलिए अभी हम लोग किसके बीच में एंगल निकालना चाहते हैं, हम लोग किसके बीच में एंगल निकालना चाहते हैं, दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक ये सर्कल आपका हो गया और एक ये सर्कल हो गया, देयर आर टू सर्कल्स, ये दो सर्कल्स हो गए। अब जब दो सर्कल्स हैं तो दो सर्कल गिवन का मतलब समझते हैं, उनका क्या गिवन होगा, सेंटर, और उनका क्या गिवन होगा, रेडियस। मान लेते हैं ये फर्स्ट सर्कल है, इसका सेंटर आपका हो गया C1, सेंटर इज C1, और ये सेकेंड सर्कल है, इसका सेंटर आपका हो गया C2, ये दोनों के सेंटर्स हो गए। अच्छा, ये जो फर्स्ट सर्कल है इसकी रेडियस हो गई R1, क्या इसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं, R1, और ये जो सेकेंड सर्कल है इसकी रेडियस क्या हो गई, R2, तो ये रेडियस हो गई। तो दो सर्कल्स गिवन है, ये सर्कल्स गिवन मतलब उनकी क्या गिवन है, उनकी इक्वेशन गिवन है, तो उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर और उसका रेडियस। तो हमने फर्स्ट सर्कल का सेंटर निकाला, सेकेंड सर्कल का सेंटर, फर्स्ट सर्कल की रेडियस, सेकेंड सर्कल की रेडियस, बट हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब दो सर्कल्स के बीच में एंगल जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दो पॉइंट है, तो दोनों जगह पर एंगल निकाल सकते हो। मान लीजिए ये वाला पॉइंट लिया, ये हमने माना कि ये P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, P इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जहां पर ये दोनों कर्व, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी जगह पर हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट सर्कल है, इस फर्स्ट सर्कल पर हमने, इस फर्स्ट कर्व पर P पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो P पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा ये बनेगी, तो इसको बोला टेंजेंट नंबर 1। और यदि हम लोग देखें, ये जो सेकेंड सर्कल है, सेकेंड सर्कल पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P था, इसके ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ करें
तो ये आपका बनेगा टेंजेंट नंबर 2। तो हमें एक्चुअल में किसके बीच में एंगल निकालना है? T1 और T2 के बीच में। तो हमें ये वाली T2 लाइन है और ये वाली आपकी कौन सी लाइन है? T1 लाइन है, और इनके बीच का ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा को फाइंड करना है। मींस किसके बीच का एंगल फाइंड करना है? ये T1 टेंजेंट और T2 टेंजेंट के बीच में एंगल फाइंड करना है। मींस यहां पर लिख देते हैं ये थीटा एंगल फाइंड करना है। क्या ये बात इतनी समझ में आ रही सबको? एंगल बिटवीन टू सर्कल, तो जहां पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सेकेंड सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, और उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो फाइंड करना है। अब इस थीटा को फाइंड करने के लिए कुछ यहां पर ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, जो चीज गिवन है उसकी मदद से। तो यहां पर एक ट्रायंगल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। C1 दिख रहा होगा आपको, C1 को P से ज्वाइन करें, और C2 दिख रहा होगा, C2 को P से ज्वाइन करें, और C1 को C2 से ज्वाइन कर दें। क्या ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम लोग अलग करके देखते हैं। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग करें तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? P, और ये कौन सा हो गया? C1, और ये कौन सा हो गया? C2। अच्छा आप ये बताएं, P C1 डिस्टेंस कितनी होगी? P से C1 के बीच की डिस्टेंस R1 होगी। P C2 डिस्टेंस क्या होगी? R2 होगी। और C1 और C2 क्या सेंटर्स गिवन है? अभी कुछ लिखो नहीं, समझते रहो पहले। क्या सेंटर्स पता है? सेंटर पता तो इनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो मान लेते हैं C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। भाई ये जो C1 वाला सर्कल होगा इसका सेंटर -G, -F, तो इसमें बोला G1 की जगह G की जगह G1 रख दिया और F की जगह F1, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? -G2, -F2। सेंटर्स पता तो दो पॉइंट के बीच की क्या निकाल ली? डिस्टेंस। तो ये D डिस्टेंस आ गई। अच्छा ये वाला मुझे एंगल कौन सा फाइंड करना है? ये एंगल नहीं फाइंड करना है। क्या ये एंगल थीटा है? आप देखें ये एंगल थीटा नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग थोड़ी देर के लिए अल्फा एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। ये जो एंगल आपका है इसको हमने क्या माना? अल्फा एंगल। ठीक है, वी नो दैट इस अल्फा को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, तीनों साइड्स पता है, और इसका कोई भी एंगल आप फाइंड कर सकते हो। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती हैं और उसका कोई एंगल फाइंड करना होता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? कोई बताएगा? रेज योर हैंड। एक बच्चा, और कोई? बस केवल एक बच्चे को आ रहा है। किसी ट्रायंगल की कितनी साइड पता है? 3। मतलब ये वाली भी लेंथ पता है R1, ये लेंथ R2, और ये वाली लेंथ D। तीनों साइड पता है। मान लीजिए ये एंगल निकालना है। हाँ बताओ बेटा। कोसाइन फॉर्मूला। कौन सा? कोसाइन। थोड़ा सा कोसाइन फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए ये एक कोई ट्रायंगल है, बैठ जाओ बेटा। ये ट्रायंगल ABC है, बहुत ध्यान से समझना। ABC ट्रायंगल है। कोसाइन फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं। A के जस्ट अपोजिट वाला साइड स्मॉल a, B एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड स्मॉल b, C एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड स्मॉल c। मान लीजिए मुझे A एंगल निकालना है। कौन सा एंगल? A। तो हम बोलेंगे cos A। cos A इक्वल टू A से एडजेसेंट कौन कौन सी साइड है? B और C। जो अगल बगल वाली साइड है उनके स्क्वायर का सम। तो B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, मतलब B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, मतलब A एंगल जिन साइड से बना है, किससे? B और C से, उनके स्क्वायर का सम किया, माइनस A एंगल के अपोजिट वाली साइड का होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ये अगल बगल वाली जो साइड है उनका प्रोडक्ट। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा देखें तो अल्फा एंगल निकाला जा सकता है। तो cos अल्फा की जो वैल्यू होगी, cos अल्फा क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, अपोजिट वाली साइड D का स्क्वायर अपॉन में कितना? 2 टाइम्स R1 R2। बट मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है? थीटा। बट आया कौन सा? तो हम एक काम करते हैं, ये जो थीटा और अल्फा इनके बीच में कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना,
यार हम एक पूरा का पूरा सर्कल यहां पर मान के चलेंगे, मतलब जैसे ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ ये पूरा एंगल लोगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। जैसे मैंने बोला कि ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल कितना है, पक्का अल्फा है, ये अल्फा एंगल है, मैंने यहां लिखा ये अल्फा एंगल है प्लस। अच्छा ये वाला आप एंगल बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका सेंटर और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और ये आपकी क्या, T2 टेंजेंट, टेंजेंट और ये रेडियस वाला जो लाइन होता है, इनके बीच में हमेशा एंगल 90, तो ये 90 हो गया। बहुत ध्यान से आगे चलना। अच्छा ये वाला एंगल यदि हम लोग देखें तो ये कितना है, कितना है, थीटा। क्यों थीटा है, क्योंकि T2 और T1 के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अच्छा ये वाला एंगल हम लोग देखें, ये T1 और ये वाला एंगल देखें कितना है, 90, क्योंकि ये T1 टेंजेंट और इस रेडियस के बीच का एंगल है, कितना हुआ, 90। क्या पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा ये एंगल कितना, अल्फा, फिर 90, फिर थीटा, फिर 90, पूरा 360 बना। मतलब इन चारों का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। एक बार फिर से देखें, ये वाला एंगल कितना था, अल्फा, पूरा का पूरा भाई, ये R1 और R2 के बीच का एंगल था। ये वाला एंगल कितना, 90, ये वाला एंगल थीटा, टेंजेंट के बीच का एंगल, ये वाला 90, तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। इसलिए इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360। अच्छा यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा को थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा क्या 180 बचेगा, अरे 90 90 उधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 180 बचेगा। तो यहां से अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। तो यहां रिप्लेस करते हैं, कॉस अल्फा की जगह क्या रख दें, 180 माइनस थीटा। इस साइड क्या बचा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। तो एक काम करते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, इतना तो आना चाहिए। कौन सा क्वाड्रेंट है, अरे 180 से कम एंगल है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस, तो ये क्या बना, माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। एक काम करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, थीटा कितनी वैल्यूज देगा, थीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो। कौन कौन सी, एक एक्यूट एंगल आएगा और एक कौन सा, अरे दो लाइंस के बीच में एक एक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज। तो एक काम करते हैं, माइनस का सिस्टम गायब कर देते हैं और इधर क्या लगा देते हैं, मॉड, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। तो ये बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अच्छा मॉड हटाओगे प्लस माइनस दोनों लोगे, जब माइनस लोगे तो आपका जो थीटा होगा वो कैसा आएगा, ऑब्ट्यूज, और जब प्लस लोगे तो थीटा कैसा आएगा, कैसा आएगा, एक्यूट। क्या दोनों एंगल्स आ जाएंगे, दो टेंजेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच में क्या क्या एंगल हो सकता है, वो ये फॉर्मूला बना, लिख लो बेटा, नोट कर लीजिए। एक बार इसको नोट कर लें, फिर से समझा देंगे, और यदि किसी जगह पर थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है कैलकुलेशन वगैरह में तो पूछ सकते हैं। छोटी छोटी सी ज्योमेट्री का यूज किया है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आया है। मॉड लगा लीजिए, क्योंकि दो एंगल्स आ सकते हैं, दो भाई टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज। मॉड के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D, D इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, D का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये तो बहुत गलत बात है कि कोसाइन फॉर्मूला केवल एक बच्चे को आता है यार, कि तीनों साइड गिवन होती हैं तो एंगल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला का। अब इस वाले डिजिटल बोर्ड में ये लाइट जाएगी तो ये जो लिखा हुआ है ये गायब नहीं होगा, मतलब बैकअप में आ जाता है।
और इसमें जो लाइट ये लेता है उतना मतलब लोड नहीं होता इस पर, बिल्कुल सिंपल सा है, कम लाइट खींचता है, इसलिए इसकी लाइट भी जल्दी बंद नहीं होगी। यानी कि लाइट गई एकदम बंद, हो सकता है आज बंद हो जाए, फिर तुम लोग हंसोगे, अच्छा देखो सर बंद है ना। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। नोट हो गया सभी का? सर्कल की डीपीपी आपको मिली थी, सर्कल की डीपीपी के लगभग क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, ठीक है। उसमें जैसे आपका पेयर ऑफ टेंजेंट वर्ड यूज हो जाए, कॉर्ड का वर्ड यूज हो जाए, तो उनको छोड़ दें और लगभग क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। दो सर्कल्स का रिलेशन वाला हो तो वो क्वेश्चन छोड़ दें, और लगभग सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं और बुकलेट के क्वेश्चंस अटेंड कर लें। आपका जो टेस्ट होगा उसमें मैथ का सिलेबस पता है सबको? क्या आएगा? सबसे पहले क्वाड्रेटिक, दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये रिवाइज करना है आपको, तीसरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये 3 चैप्टर केवल आएंगे। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली ये नीट वाले उसमें लगा हुआ था, मुझे इस पे एक्सपीरियंस नहीं है, कहां से? एक मिनट ना ना ना, ना। मुझे देखने दो, इरेजर से तो इरेज होने लगेगा ये। हाँ अब सही है। क्या कर दें? अंडू का मतलब क्या होता है? यहां से, अच्छा पीछे हो जाएगा, ओके। ये उधर जा नहीं रहा है बेटा, प्लीज बातें नहीं, बातें नहीं प्लीज। लास्ट में दिख रहा है बेटा, थोड़ा और बड़ा करें, थोड़ा और बड़ा करें यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी नीट वाले बैच में था तो उन लोगों को बढ़िया प्रैक्टिस है, इससे तो बड़ा हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, हो रहा है, अभी ठीक है। इधर आ जाओ थोड़ा। ओ भाई, अरे अभी सही है, अब नोट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं 4-5 उंगली छुआ रहे तो ऐसा हो रहा है, एक उंगली से ऐसे ऐसे होता है ना। हाँ। ओके, ये सही है, अभी तो एक्सपेरिमेंट है ना, ठीक है। और हाँ, अभी हम लोग देख लेंगे उसको किस पे आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मुझे लिखना है तो पेन पे जाना पड़ेगा, ठीक। अब सही है, अब समझ गए। दो सर्कल्स आपके पास हैं। एक सर्कल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। अच्छा, दो सर्कल्स के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? उनका रेडियस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना आएगा? 2, -3। इस सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हो आप लोग, रेडियस इज पक्का √2 लिख लें। इस सर्कल की रेडियस √2 हो गई। चलिए, एक दूसरा सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8y प्लस का 13 दैट इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर की बात करें, इसका जो सेंटर होगा 1, -4 एंड रेडियस इज 2, पक्का।
आप लोग सभी लोग कैलकुलेट कर लो। यदि किसी बच्चे को दिक्कत है सेंटर और रेडियस फाइंड करने में तो पूछ सकते हो। अभी भी किसी बच्चे का दो, एक लेक्चर मेरे पास नहीं है डायमीटर फॉर्म सर्कल का, एक लेक्चर जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, यदि वो कोई मांग रहा है तो पुराना मैं लेक्चर दे रहा हूं, उसमें पूरा उतना क्वेश्चन नहीं कराया गया है, बट आप क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि कोई सर्कल का कोई भी लेक्चर छूटा है तो मेरे पास वो हेडिंग मैसेज कर दो, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, सेंटर C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? कितना? √2 आएगी, तो ये √2 आ जाएगी। तो वी नो दैट cos थीटा का फॉर्मूला पता है, cos थीटा इक्वल टू क्या लगाओगे? मॉड r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर अपॉन में, बेटा प्लीज बातें नहीं, 2r1 r2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर 2 बना, r2 का स्क्वायर 4 बना, d का स्क्वायर 2 बना, अपॉन में 2 टाइम्स r1 की वैल्यू √2 और r2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसका मॉड। तो cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? प्लस माइनस 1/√2, पक्का 1/√2। अच्छा, 1/√2 कब होता है? 45 पर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो 135 पर। मींस दो एंगल हो सकते हैं, 45 या फिर 135। जो टेंजेंट्स होंगी, ये जो टेंजेंट, एक एंगल 45 होगा तो दूसरा 135 होगा। क्लियर है? तो दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालना है, फॉर्मूला याद रखोगे। क्या फॉर्मूला होता है? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। आप कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है d स्क्वायर पहले माइनस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, बट मॉड लगा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो माइनस cos थीटा था, माइनस उधर भेजोगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। क्लियर? तो हमने मॉड लगा दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मॉड क्यों लगाया है? क्योंकि दो एंगल्स आएंगे, एक एक्यूट भी आएगा और दूसरा ऑब्ट्यूज भी आएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या दो सर्कल के बीच में एंगल सभी लोग निकाल लोगे? क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेडियस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, बस पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ऐड कर दें बस ना, ऐड। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, कंडीशन फॉर, इस पर बेस्ड IIT JEE में क्वेश्चंस आए। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। सबसे पहले तो हेडिंग समझते हैं। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब समझते हैं। ऐसे कौन कौन से बच्चे जो समझते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब? 1 2 3 4, थोड़ा सही से हाथ उठाओ। हिंदी में लांबिक, क्या बोलेंगे? लांबिक वृत्त। क्या बोलते हैं? लांबिक वृत्त। ठीक है, बहुत मुश्किल से हिंदी याद रहती है, थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। चलिए, क्या होता है बताओ? बिल्कुल ऐसे, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा वेक्टर्स में, फिजिक्स वगैरह में भी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऐसे ऑर्थोगोनल सर्कल मतलब परपेंडिकुलर सर्कल्स, मतलब दो सर्कल के बीच में एंगल कितना? 90। तो वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है?
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अभी इसमें ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, इसलिए एंगल कितना होगा इनके बीच में 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इधर 0 करोगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू 2R1 R2 0, तो इधर 0 बचा, उस साइड क्या बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मॉड लगा है, हटा दोगे तब भी प्लस माइनस 0 रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। यदि दो सर्कल्स आपस में कैसे सर्कल्स हैं, परपेंडिकुलर सर्कल्स हैं या फिर ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, तो उनके बीच की कंडीशन क्या होगी, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। नोट करें इसको, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल। यदि दो सर्कल आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो दूसरा वाला भी 90 होगा। अरे एक 90 है तो दूसरा भी 90, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब एंगल 90 होगा। दो सर्कल आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। डी तो पता होगा, डी क्या होता है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अच्छा अब मेरी बात समझो बेटा बहुत ध्यान से, ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल्स गिवन है, कोई सर्कल्स गिवन है, उनका क्या पता हो, रेडियस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट हम लोग ज्यादातर क्या अप्लाई करेंगे, और ज्यादातर जेई के क्वेश्चंस में क्या अप्लाई हुआ है वो समझते हैं। जैसे एक सर्कल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g1 क्यों नहीं, g1 x प्लस 2f1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। एक ये लिखा हुआ है। अब दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और माना कि ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। कैसे सर्कल्स हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। अच्छा वी नो दैट ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अच्छा ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस c, क्या ये होगा, और c वाले केस में c1। दूसरा वाला जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2। ये हो गया R1 और R2। अच्छा सेंटर के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर कितना है, माइनस g1 कॉमा माइनस f1। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर कितना है, माइनस g2 कॉमा माइनस f2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस निकालोगे अंडर रूट, हम लोग क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर। अरे भाई इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। ये d आ गया। चलिए ये सारी वैल्यूज r1 r2 d की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल में। r1 का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस का c1, माइनस का आपका बचेगा c1। ये हो गया r1 का स्क्वायर। फिर प्लस लिखोगे r2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे लिखोगे g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट गायब हो जाएगा, तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर लिख दें। g1 माइनस g2 का स्क्वायर क्या होगा, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2, प्लस लिखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस का 2f1 f2। थोड़ा सा सॉल्व करें, g1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, f1 का स्क्वायर चला गया, g2 का स्क्वायर गया, f2 का स्क्वायर चला गया। अब एक चीज दो बेटा, ये माइनस का 2g1 g2 है, ये उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 2g1 g2। अच्छा ये माइनस का 2f1 f2 है, उस साइड जाएगा क्या बचेगा
प्लस का 2f1 f2 और ये माइनस का c1 इस साइड आ जाएगा तो c1 हो जाएगा प्लस का और ये इधर आएगा प्लस का c2। दिस इज द कंडीशन फॉर टू ऑर्थोगोनल सर्कल। यदि दो सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो उनके बीच की जो कंडीशन होती वो क्या होती है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये हम लोग ज्यादातर कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्यों? तो भाई सीधी सी बात है, यदि रेडियस रेडियस निकालोगे तो ये इतनी लेंदी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या, इनको सॉल्व करके जो डायरेक्ट रिजल्ट आया हुआ है, कौन सा रिजल्ट आया है, दो ऑर्थोगोनल सर्कल के केस में 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 किसकी कंडीशन है, ये दो सर्कल आपस में ऑर्थोगोनल है। तो ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे? जब क्या गिवन हो, क्या गिवन हो, सर्कल की इक्वेशंस गिवन हो तो ये अप्लाई करना। सर्कल की रेडियस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस वगैरह पता हो तो ये डायरेक्ट ये अप्लाई करना। क्लियर है? नोट करें स्पीड में। कंडीशन फॉर टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ये याद रखनी है आपको और इस पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन नहीं, कई बार क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। नोट हो गया? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें भाई। बस डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी, एंगल बिटवीन टू सर्कल मॉड r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, या फिर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये डायरेक्ट कंडीशंस याद रखनी। स्पीड में नोट करें। चलिए आगे बढ़े। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें भाई। हो गया? चलिए एक किसी पर बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा ज्यादा लफड़ा होता है। ओके करिए भाई, आराम से क्वेश्चन नोट करें। कर सकते हैं आप लोग। सर्कल की इक्वेशंस गिवन है और वो जो सर्कल्स हैं आपस में कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। और जब सर्कल की इक्वेशंस गिवन होती हैं तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 अप्लाई करते हैं। इस बार जो बच्चा फर्स्ट आएगा, वो जो तो मिलता है आपको, जो भी मिलता है 1000 रुपीज़ वो अलग है, मैं अलग से एक बुक दूंगा मैथ्स की, ठीक है? उसको एक बुक मिलेगी मैथ्स की अच्छी सी। और ये आपका लास्ट टेस्ट है।
जो तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन जिन्होंने किए हुए हैं और जिनकी जो फीस है टेस्ट सीरीज़ वाली है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं लिया तो उनकी रिड्यूस ही होगी, तो उनको पे करना पड़ेगा आगे से, ठीक है। यदि किसी ने अपनी फीस कम कराई है तो वो अपना पैसे पे करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है। ये जो ओपन टेस्ट होता है ये लास्ट टेस्ट है, अब आपकी टेस्ट सीरीज का चालू हो जाएगा। प्लस एक चीज और, जैसे हम लोग आपको एक शेड्यूल दे देंगे, क्या दे देंगे कि किस टाइम पर कैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स का किस टाइम पे कौन से चैप्टर्स खत्म होंगे, और ये पूरा का पूरा शेड्यूल कब तक का होगा, दिसंबर तक होगा। मींस दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके मिल जाएगा, ये हमारी तरफ से बना है। अब टीचर में ऐसे हम हैं या फिजिक्स वाले हैं या केमिस्ट्री वाले, वो एक दो इधर उधर कर हो सकता है, मे बी कुछ दिन हो सकते हैं, बट उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी उसी हिसाब से प्रिपेयर होके चलना है। चलिए अभी फर्स्ट सर्कल आपको दिख रहा होगा, ओके देखते हैं। फर्स्ट सर्कल के केस में, ये फर्स्ट सर्कल है तो इसमें g की वैल्यू देखें, g1, तो g1 कितना होगा p/2। अरे जी एफ की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड, बट सेंटर निकालने के लिए -2 से डिवाइड। अरे सेंटर के केस में -2 से डिवाइड करते हैं, बट जी और एफ निकालना है तो 2 से डिवाइड। p को 2 से डिवाइड किया, y के आगे वाले को 2 से डिवाइड करोगे तो f1 आएगा, p/2 हो गया, और c1 की वैल्यू -7 है। चलिए दूसरे सर्कल में देखें तो g2 की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे -5 आएगा, f2 की वैल्यू y के आगे वाले को 2 से डिवाइड करोगे p आएगा, और c2 की वैल्यू 1 आएगी। और कंडीशन पता है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल क्या कंडीशन होती है आपकी, g1 2g1 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 2g1 की जगह p/2, g2 की जगह -5 प्लस 2 टाइम्स f1 की जगह p/2, f2 की जगह p, दैट इज इक्वल टू c1 की जगह -7 और c2 की जगह 1, और यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, p² - 5p + 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से p की दो वैल्यूज आएंगी 2 और 3, पक्का नोट कर लीजिए इसको। तो आपकी p की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। लास्ट में ये कलर दिख रहा है, पक्का विजिबल है, ठीक। किसमें, क्योंकि व्हाइट कलर थोड़ा सा डल आ रहा है, बैकग्राउंड इसका व्हाइट, बट आई थिंक आई प्रोटेक्शन लगा इसमें, आई प्रोटेक्शन, ठीक, ओके सही है। आंखें बहुत लाल हो जाती थी शाम तक, सही है, ये हो गया भाई। आगे बढ़े, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, सबका नोट हो गया। चलिए इसी पर बेस्ड एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, बस यहां पर थोड़ा हल्का सा लंबा प्रोसेस है इस जगह पर। 3 देन ओके, देन ऐसे, यहां चलिए इस जगह पर ये लिखा हुआ है 4, -1 4, -1 4, -1 थ्रू द पॉइंट 4, -1। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें। इस तरीके का प्रॉब्लम आपके जेई में आया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि ऑर्थोगोनल है किसी के। इस तरीके के क्वेश्चंस एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार प्रॉब्लम आया है आपका जेई में, या तो मेंस में या एडवांस में, दोनों में क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें।
चले इसको देखते हैं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा बहुत ध्यान से देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन, कट्स द सर्कल, इस सर्कल को कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है इस सर्कल को। तो माना कि उस सर्कल की इक्वेशन जो रिक्वायर्ड सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन होगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो सर्कल इसके ऑर्थोगोनल है। अच्छा, इसके ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इस वाले का जी हम लोग g1 मान लेते हैं, तो इस वाले का ये जो गिवन सर्कल है, या ऐसे लिख देते हैं, गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट सर्कल है, इस सर्कल का g देखें तो g1 मान लेते हैं। g1 की वैल्यू कितनी है g, अरे g1 की वैल्यू g, अरे g निकालने के लिए 2 से डिवाइड, x के आगे 2g लिखा है ना, 2g लिखा है, तो g1 की वैल्यू कितनी आ गई g, और f1 की वैल्यू f सेंटर निकालने के लिए -2 से डिवाइड करते हैं, g और f निकालने के लिए तो 2 से, और c1 की जगह कितना लिखा हुआ है c। दूसरे वाले सर्कल में देखें तो g2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, इसको 2 से डिवाइड करोगे 5/2, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो f2 आएगा, f2 की वैल्यू 7/2, और c2 की वैल्यू -4। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल लगाएं इसमें, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज खुद से पुट कर देना, c1 प्लस c2। तो इसमें 2 लिखा g1 इंटू g2, 2 टाइम्स g1 की जगह g है और g2 की जगह 5/2, प्लस 2 टाइम्स f1 इंटू f1 की जगह f है और f2 की जगह 7/2 है, दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 की जगह c, c2 की जगह -4। ये एक इक्वेशन बनी किसमें, g, f और c में, तो ये एक इक्वेशन हो गई। आगे इन्होंने बोला वो जो सर्कल है उसका सेंटर किसके ऊपर लाई कर रहा है, x इक्वल टू 2, तो सेंटर लाइज ऑन, सेंटर लाई कर रहा है किस इक्वेशन पर, x इक्वल टू -2। अच्छा, इस सर्कल का जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, अरे सेंटर कितना होगा -g, -f। अब सेंटर इसका इसके ऊपर है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो x की जगह क्या रखोगे -g, अरे x सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है -g, सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो एक वेरिएबल तो आपको मिल गया g। अच्छा, फिर उसके आगे बोला कि वो जो अपना सर्कल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4, क्या बेटा, अच्छा x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मेरे से -2 लिख गया है, तो यदि x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके आगे इन्होंने बोला कि ये जो सर्कल अपना गिवन रिक्वायर्ड सर्कल वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4, -1। तो ये सर्कल 4, -1 से पास हो रहा, तो 4, -1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, y की जगह -1 रख दीजिए 1, और x की जगह 4 रखोगे -8g, y की जगह आप -1 रखोगे -2f प्लस का c दैट इज इक्वल टू 0। आप इसमें g की वैल्यू इसमें रख दीजिए, g की वैल्यू इस वाले में रख दीजिए, तो एक कौन सी वाली इक्वेशन है, सॉरी इस वाली इक्वेशन में, तो आपको f और c में 2 इक्वेशंस मिलेंगी। अरे बोलो भाई, g की जगह आप रख दीजिए -2, f और c बचा इक्वेशन में, g की जगह -2 रख दीजिए, f और c बचा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, आपका f और c की वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए स्पीड में इसको कैलकुलेट करें, ओके, नोट करने दो और बच्चों को। कल आपके जो डाउट्स थे मैट्रिक्स के वो मैंने डिस्कस किए थे, लाइट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा था इसलिए उसमें कट पिट हो रहा था बहुत ज्यादा। आई थिंक एक्सरसाइज 1 में डी वाले पे गए थे, और तुम लोग भाई जो ऑनलाइन रहते हो आंसर वैंसर कर दिया करो कि डी की वैल्यू इतनी आ रही, D1 की, उसमें यहाँ एक दो बैठे रहते हैं बहुत खतरनाक प्राणी, वो कुछ बता देते हैं, पहले बताया 419 भी बताता 420 है ना, अब वो जो बता रहा मैं तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं तो लिख दे रहा हूं, है ना। तो यार आप लोग भी कैलकुलेशन कर लिया करो, पेन एंड चलाया करो, क्योंकि वो आपके डाउट्स हैं।
आज हम आपसे पूछेंगे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस जो आपके डाउट हैं, क्योंकि पेपर से पहले यार डिस्कशन हो जाए जो चीजें नहीं आती हैं आपको, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आ रहा है तो वो पूरा अच्छे से आना चाहिए। सर्कल वाली डीपीपी का पूरा सोल्यूशन भेजा है हमने, ठीक है, आप उसमें देखें, आपके ग्रुप में सर्कल का सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं पूरा। जो क्वेश्चंस अपने से पहले लगाएं, आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो सॉल्यूशन देखें, और तब भी ना आए तो मेरे से पूछ लें आके। कुल मिला के डीपीपी अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए। आपने डीपीपी सॉल्व कर ली तो बुकलेट के क्वेश्चंस 90% लग जाएंगे, 10% तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात है नहीं बेटा? f की वैल्यू माइनस का 11/2, c की वैल्यू -12। आप इसमें रख दीजिए, ये सर्कल बन के आ जाएगा। g की जगह f और c की जगह वैल्यूज रख दीजिए, क्या बनेगा सर्कल? x² + y² माइनस का 4x माइनस का 11y -12 दैट इज इक्वल टू 0। आप लोग एक बार अपने से कैलकुलेशन करके देख लो भाई, अपने से कैलकुलेशन करके देखें। नोट हो गया सभी का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। क्या बेटा? अब जो उसने बोला वो मैंने लिख दिया, आप देख लो। आप अपने से कैलकुलेट करो, वो झूठ भी बोल सकता है, अपनी कैलकुलेशन करें। -27/5। तो जब मैंने -11/2 लिखा तो मुंह बंद क्यों था? अच्छा, हमारी कहीं गलत ना हो, हैं? अच्छा, एक बार और बच्चे, कितने लोगों का माइनस का 11/2 आ रहा है? केवल एक बच्चे का। और माइनस का 27/5 कितने लोगों का? ये सब, ये सही है, माइनस का 27/5। तो इसने सब झूठ बोल दिया है। ये कैलकुलेशन आपको करनी भाई, माइनस का 27/5 और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू अब बताओ, हम जोड़े घटाए? करो भाई, चलो कम से कम इतना तो देख रहे हो कि हाँ ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन करो, क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम जेई में आया है, तो इस तरीके की कैलकुलेशन वहां करनी पड़ सकती है आपको। यदि यहां नहीं करोगे, यहां पेन नहीं चलेगा, वहां स्पीड इतनी डाउन हो जाएगी कि कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। चलो देखो, ये भी कर रहा होगा जब इतने लोगों का आ रहा है। माइनस का 219/5 कितने लोगों का आ रहा है? ओके, ठीक है, अब इसमें रख के देखो, बहुत खतरनाक इक्वेशन आ रही। हाँ, f की वैल्यू 1। धन्य बेटा, धन्य। सही में 1 आ रही, बता रहा है सर, सही में 1 आ रही है। और किसकी 1 आ रही है? आपकी भी 1 आ रही है, आपकी भी 1, 4-5 लोगों की 1 आ रही है। तो हम सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें भैया, तो तुम लोग पता चला और कुछ आने लगी अभी। हैं बेटा, प्लीज बातें नहीं, तुम लोग तो अलग अलग आंसर बता दोगे, बातें ना करें प्लीज। एक बार थोड़ा सा सही से कैलकुलेशन कर लो। -27/5 आ रहा है। अभी देखो, मैं सीधी बात है, मैं वोटिंग कर लेता हूं, जो जीता वही मान लेते हैं। कितने लोगों का -27/5 आ रहा है? ओके, काउंट हो गया वोट। और कितने लोगों का 1 आ रहा है? ये हार गए, ये पार्टी हार गई 1 वाली। जो जीती वो लिख दी मैंने। अब आपकी मर्जी है, आपने सही नेता चुना है,
गलत नेता चुना है वो आप जाने, हम नहीं जानते। अरे ये कैलकुलेशन किसका पार्ट है? आपका है, वो आप करो, मुझे नहीं करना है भाई। हो गया, एक बार समझा दें। अच्छा हाँ समझा देंगे, वो मेरा पार्ट है। ओ हीरो, अब इधर बातें नहीं बिटिया। हाँ अब इधर एक बार फिर से देखते हैं इसको, इधर समझो क्या करना है, किसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा? आपस में बात करनी तो पिट जाओगे। किसकी इक्वेशन? सर्कल की। किस सर्कल की? जो इस सर्कल के साथ क्या हो? ऑर्थोगोनल। तो इस सर्कल का जीवन कितना हो गया? जी। अरे जी की जगह जी है और एफ की जगह एफ है और सी की जगह सी, तो G1 F1 C1 निकाल लिया। इस सर्कल का जीवन कितना आएगा? 5/2। F1 कितना आएगा? 7/2 और C2 कितना आएगा? -4। इसमें हम लोगों ने चीजें अप्लाई की तो एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन के आई G, F और C में। फिर इन्होंने कहा कि इस सर्कल का जो अपना सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल, उसका सेंटर किस लाइन पर है? x = 2। तो x = 2 लाइन हो गई, ये लाइन है। x = 2 लाइन किसके पैरेलल? y एक्सिस के। इसके ऊपर कौन है? सेंटर। तो जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल, इसका सेंटर क्या होता है? -G, -F। तो x की जगह -G रखोगे, y तो है नहीं, रखने की जरूरत नहीं, तो g की वैल्यू -2। अब जब g की वैल्यू -2 आई, इसमें रख दीजिए। g की जगह -2 रखोगे तो f और c में एक रिलेशन बनेगा। g की जगह -2 रखोगे, f और c में एक रिलेशन बनेगा। अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है f और c सॉल्व करना है आपको। और जैसे ही f और c आ जाए तो f रख दो, c रख दो, g आ चुका वो भी रख दीजिए, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, रफ करें इसको। अरे कैलकुलेशन आपको करना भाई। हाँ कहा? एक मिनट, आप बताओ बेटा। प्लस का 8G, तो वो आप देख लो। 4, -1 था, x की जगह 4 रखा, तो x की जगह 4 रखोगे तो यहां कितना हो जाएगा? प्लस का 8 है ना? ये कैलकुलेशन आप देख लो, प्लस का 8, और यहां -1 रखोगे तो ये है। अब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अरे विधायक सही थे 1 वाले, साला। f की वैल्यू 1, f की वैल्यू 1 और c की वैल्यू c भी 1। पक्का? कितना आसान हो गया तब तो। रख दो भाई, x² प्लस y², g की जगह -2, प्लीज बेटा बातें नहीं, और f की जगह 1 और c की जगह 1। नोट कर लीजिए। हम वही सोच रहे, इतना खतरनाक आंसर आ रहा, वो तो मैं टच नहीं करूंगा, वो आप ही लोग करो। हो सकता सही हो सकता था। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिए अब मेरी बात सुनो बेटा, सभी लोग हेडिंग डाले, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? पावर ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। किसके रेस्पेक्ट में? सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट की पावर की बात कर रहे हैं। यह चीज तो आप लोगों ने 10th या 9th क्लास में पढ़ी होगी सर्कल में। सर्कल के केस में पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ऐसे मैं बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। एक ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया और ये P पॉइंट हो गया। इस P पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, ये नहीं आता है, पावर ऑफ पॉइंट नहीं आता है। 9th 10th में पढ़े होंगे यार, नहीं पढ़ा? कोरोना था, ये साला तो खा गए पावर ऑफ पॉइंट, है ना। चलो देखो इधर, हम लोग क्या करते थे 9th 10th में? पावर ऑफ पॉइंट में जो पॉइंट जिसका पावर निकालना है, वहां से एक
कॉर्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड है ना, ड्रॉ करते हैं। तो ये P से एक लाइन ड्रॉ की, इस सर्कल को कहां पे कट किया, A पर और B पर, ठीक है, A पर और B पर। तो आप लोगों ने देखा होगा एक वैल्यू निकालते थे PA इंटू PB, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते थे पावर ऑफ P पॉइंट। किसका, जो P पॉइंट का पावर होगा वो क्या वैल्यू होगी, PA इंटू PB, ये वैल्यू होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, इस P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे PT। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा PA इंटू PB, PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर, क्या ये पढ़ा था? अच्छा, पावर ऑफ पॉइंट ये है, यही तो है पावर ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब पावर ऑफ पॉइंट PT का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कल डेराइव किया था लेंथ ऑफ टेंजेंट? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता था, अंडर रूट S1। PT का क्या करना है, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर रूट चला गया, क्या बचा, S1। तो ये जो PA इंटू PB है, इसी को क्या बोलोगे, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, S1। अब मेरी बात समझो बेटा, एक चीज, अब पावर ऑफ पॉइंट इस पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट की पोजीशन क्या है। मान लीजिए पॉइंट की पोजीशन, बहुत ध्यान से देखना, पावर ऑफ पॉइंट का मतलब तो समझ में आया, PA इंटू PB दैट इज इक्वल टू S1, और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, S1। अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, मान लीजिए एक ये सर्कल है और इस सर्कल के रेस्पेक्ट में P पॉइंट बाहर है, तो इसकी जो पावर ऑफ पॉइंट होगा ये PA इंटू PB, PA इंटू PB, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि P पॉइंट सर्कल के ऊपर है, P पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो पावर ऑफ पॉइंट PA इंटू PB, PA इंटू PB कितना आएगा, 0। और मींस पॉइंट यदि अंदर है, किसी सर्कल के अंदर है, तो पावर ऑफ पॉइंट PA इंटू PB दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। आप ऐसे सोचो जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में उसको देखना कि वो भाग कैसे सकता है, तो दूर है सर्कल से तो इजीली भाग जाएगा, मतलब इस पॉइंट के पास पावर है भागने की। अरे बोलो भाई, समझ रहे हैं? अच्छा, इसके ऊपर है, मतलब इसी के जस्ट ऊपर है, तो पावर 0, भाई उसी के जस्ट पास उसने पकड़ रखा है। अब उसके अंदर है, बिल्कुल नेगेटिव पावर, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता है, समझे? तो ये पॉइंट आउटसाइड है तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉइंट उसके ऊपर है तो पावर कैसी होगी, 0। और पॉइंट उसके अंदर है तो उसकी P पॉइंट की पावर क्या होगी, नेगेटिव पावर होगी। और पावर ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटू PB। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, PT स्क्वायर का मतलब S1 के बराबर। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब सीधे सीधे S1। S1 कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पटक देते हैं सर्कल की इक्वेशन में, पावर ऑफ पॉइंट आ गया। नोट कर लीजिए, पावर ऑफ पॉइंट नहीं पढ़ा था, क्या है, भूल गए हैं? अच्छा, ये इक्वेशन पढ़ी थी, PA इंटू PB, इसी को बोलते हैं क्या, पावर ऑफ पॉइंट P। बात है नहीं बेटा? इस वीक आपका सर्कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर पैराबोला चालू हो जाएगा। पैराबोला बहुत बड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छा स्कोर होगा उससे, मतलब आसान भी है, इजीली स्कोर भी कर सकते हो। बिल्कुल, कहीं से कैसे भी, यहां से कुछ भी ड्रॉ कर दो,
ठीक है, कोई भी, जैसे ये वाली भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये आपने Q माना, ये R माना, तो PQ और PR दैट इज इक्वल टू ऑलवेज PT स्क्वायर। ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ करके देख लो आप, आपने पढ़ा भी होगा आपने, नोट हो गया सभी का? सिंपल सा है, पावर ऑफ पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में, सर्कल के रेस्पेक्ट में, किसके बराबर, S1 के बराबर, किसके बराबर, S1। और एक्चुअल में होता क्या है, PA इंटू PB, और 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो डायरेक्टली चीजें वहां से याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सा है, इसका पावर ऑफ पॉइंट निकालना है। तो S गिवन है, सर्कल की इक्वेशन आप नोट कर लें पहले तो क्वेश्चन अच्छे से। इसमें जिस पॉइंट की पावर निकालनी है उस पॉइंट को रख दें, मतलब S1 निकाल दें, x की जगह -1, y की जगह 1, x की जगह -1, y की जगह 1, कितनी वैल्यू आ रही है, S1 की वैल्यू 0, इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। पावर 0 हो गई मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। पावर नेगेटिव होती तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होता है, पावर पॉजिटिव होती तो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल होता है। वन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हमेशा कहीं भी कुछ भी यूज करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही बना के चलो, और कहीं भी मतलब जनरल इक्वेशन यूज करके चलनी है, ठीक है। इसमें तो बना हुआ है ना, नोट हो गया सभी का? अच्छा, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने एक सर्कल पढ़ा था, डायरेक्टर सर्कल। क्या पढ़ा था? डायरेक्टर सर्कल। अब वो जो डायरेक्टर सर्कल होता था वो लोकस होता था। क्या होता था? किसका लोकस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो टेंजेंट का होता था, लेकिन वो टेंजेंट या दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनके पॉइंट के जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका लोकस क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल। परपेंडिकुलर ना हो, परपेंडिकुलर ना हो तो हमें फिर उसके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं 90 डिग्री हमेशा हो। अरे ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने कहा फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ऐसी टेंजेंट के पॉइंट मतलब उनके पॉइंट का इंटरसेक्शन का लोकस बताओ जिनके बीच में 60 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री ना हो। 90 डिग्री है तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कंसेंट्रिक होगा, मतलब सेम सेंटर होगा, और रेडियस √2 टाइम्स कर दीजिए, सर्कल की इक्वेशन निकाल दो। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। मान लीजिए वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो जो टेंजेंट वो परपेंडिकुलर ना हो तो कैसे करेंगे? ऐसा मान लीजिए सर्कल है, तो पहले तो एक फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल है, सुनना बेटा। अब ये एक पॉइंट है, इस P पॉइंट से एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई PA, और एक ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो गई PB। अब इन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? P है। इस सर्कल का सेंटर इस जगह पर है, और सेंटर को और P को यदि आप ज्वाइन करते हो तो ये एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। मान लीजिए टोटल एंगल 2 अल्फा है तो ये अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती कि इस सेंटर को A से ज्वाइन कर दें और इस सेंटर को B से ज्वाइन कर दें तो यहां एक सर्कम सर्कल भी बनता है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी जो लोकस वाले प्रॉब्लम होंगे उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? P पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें, ये जो PC लाइन बनती है वो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती। पहले ये फिगर बनाओ, फिर इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इसमें लोकस निकालेंगे बिल्कुल सेम लोकस का तरीका होगा डायरेक्टर सर्कल के लिए भी, उसको कर सकते हैं फॉलो। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। फाइंड लोकस
locus of point of intersection of tangents to the circle, tangents to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, which includes an angle 60 degree between them. ये प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मींस जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। बिल्कुल सेम पैटर्न से हम लोग डायरेक्टर सर्कल को भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि वहां डायरेक्टर सर्कल का हमने टेंजेंट की इक्वेशन यूज की थी, एच के सेटिस्फाई कराया था, थोड़ा दूसरी तरीके से डिराइव किया था। यहां एक और कॉन्सेप्ट मिल जाएगा भाई। डायरेक्टर सर्कल के केस में आपको 90 डिग्री पता होगा, वहां पर जहां 60 डिग्री वहां क्या होगा 90 डिग्री, सीधी सी बात है। सेम प्रॉब्लम है। इसमें एक सर्कल है, दो फिगर बना दे रहा हूं, एक सर्कल है और उसके ऊपर ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल वो कितना है, 60 है। ये सेंटर हो गया तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाई इतना, ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 30। क्या इस सर्कल की रेडियस पता है आपको? इस सर्कल की रेडियस कितनी? √6 है। रेडियस इज √6। अच्छा सेंटर पता कितना, 1,-2। सेंटर पता, रेडियस पता। अब किस पॉइंट का लोकस निकालना है? इन दोनों टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का, h, k का। सेंटर पता है 1,-2। अब बहुत ध्यान से देखना, ये P हो गया, ये C हो गया, इसको A पॉइंट मान लेते हैं। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 90 डिग्री किस जगह पर है, A पॉइंट पर। ठीक है, तो एक हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 30 डिग्री हमें कौन सी पीसी लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि सी पॉइंट पता और पी भी एचके में पता। तो पीसी पता और एसी पता। तो ये कौन कौन सी साइड है, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री जहां पर बन रहा है वहां परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब साइन। तो साइन 30 का मतलब परपेंडिकुलर हो गया एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, पीसी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। एसी का मतलब रेडियस इज √6। पीसी का मतलब पी और सी के बीच की डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो h - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, k + 2 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक इक्वेशन बन जाएगी किसके टर्म में, h और k के टर्म में। और जो h और k के टर्म में इक्वेशन बनेगी वही आपकी क्या होगी, लोकस। अच्छा यहां पर समझो, अच्छा यहां 90 डिग्री होता तो ये एंगल 45, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 45, तो वो डायरेक्टर सर्कल के लिए हो जाता है ना भाई। ऐसी टेंजेंट जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है और इंटरसेक्शन पर 60 डिग्री, तो वहां पर उन्होंने 90 डिग्री बोला था। तो जरूरी नहीं डायरेक्टर सर्कल एज अ हेडिंग तो अपने सिलेबस में है ही नहीं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ये आसान भी है। कितना भी एंगल हो, ये मेन कॉन्सेप्ट है। 90 डिग्री तो डायरेक्टर सर्कल एक पर्टिकुलर केस हो गया, बट कोई भी एंगल दे दें आप लोकस का प्रॉब्लम कर सकते हो। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपका पूछा गया है जेईई में। अच्छा एक चीज ये बताओ,
क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट पी से निकाल लेते हो? अरे रूट S1 रेडियस सर्कल की निकाल सकते हो पक्का? तो क्या ये एंगल भी निकल आएगा? अरे जैसे मान लीजिए पी पॉइंट पता होता तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते, रेडियस सर्कल की पता होती तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से tan थीटा थीटा आ जाता है ना। तो बहुत सारे तरीके, वो एंगल वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो ये ज्योमेट्री वगैरह आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो आज कौन कौन सी हेडिंग पढ़ी? सबसे पहली हेडिंग एंगल बिटवीन टू सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू मॉड r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब pa इंटू pb इक्वल टू s1 पॉइंट बाहर है तो पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव, पॉइंट उसके ऊपर है तो जीरो, पॉइंट उसके इनसाइड है तो नेगेटिव। उसके बाद ये लोकस वाला प्रॉब्लम की टेंजेंट के बीच में जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का लोकस और उसके बीच में कितना भी एंगल हो, 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा? डायरेक्टर सर्कल, और कुछ होगा तब भी हम इस ज्योमेट्री से उसका लोकस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।